दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे गोपाल स्नैक्स लिमिटेड के आने वाले आईपीओ पर। फ्रेंड्स ये आईपीओ आपको 6 मार्च को बाजार में हिट होता हुआ नजर आएगा। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि गोपाल स्नैक्स क्या करती है और किस तरह के बिजनेस में है, पूरा का पूरा इनका बिजनेस मॉडल क्या है, इस आईपीओ को वो ले क्यों आए हैं और इस पूरे के पूरे पैसे का वो क्या करने वाले हैं। पूरा का पूरा एनालिसिस करने के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस आईपीओ में हमें क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये राय मेरी अपनी होगी, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से ही मैंने बनाया है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को लाइक करिए और शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए आइए इस वीडियो में गोपाल स्नैक्स की पूरी यहां पर एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड्स कंपनी की बात करें तो गोपाल स्नैक्स लिमिटेड जो है वो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, फाउंडेड हुई थी 1999 में। गोपाल स्नैक्स लिमिटेड क्या है? एक एफएमसीजी कंपनी है। एफएमसीजी कंपनी है जो कि एथनिक और वेस्टर्न स्नैक्स, यानी कि इंडियन एथनिक्स का मतलब हो गया इंडियन टेस्ट के स्नैक्स और दूसरा हो गया वेस्टर्न स्नैक्स और अदर प्रोडक्ट भारत में और इंटरनेशनल मार्केट में डील कर रही है। मुख्य रूप से इसका जो बिजनेस है वो भारत में है और इंटरनेशनल बहुत ही नेग्लिजिबल है। कंपनी ऑफर करती है वैरायटी ऑफ स्नैक्स प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एथनिक स्नैक्स लाइक नमकीन एंड गठिया, जिसके लिए सबसे ज्यादा कंपनी फेमस है नमकीन और गठिया के लिए, एज वेल एज वेस्टर्न स्नैक्स सच एज वेफर्स, एक्सट्रूडेड स्नैक pellets, and they have also provide fast moving consumer goods और भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जैसे कि पापड़, स्पाइसेस, ग्राम फ्लोर और बेसन, नूडल्स, रस्क एंड सोन पपड़ी, ये भी प्रोडक्ट इनके हैं। तो कुल मिलाकर के 3 कैटेगरी इनकी होगी फ्रेंड्स, स्नैक्स और नमकीन और गठिया वाली, और उसके बाद वेस्टर्न वाली, और उसके बाद ये पापड़ वाली। कंपनी के पास नवंबर 2023 तक 276 एसकेयू थे, जिसमें कि 84 प्रोडक्ट्स कंपनी डिफरेंट कैटेगरी में और अलग अलग टेस्ट और प्रेफरेंसेस में बेच रही है। बात की जाए कंपनी के लोकेशंस की तो 10 राज्यों में कंपनी उपस्थित है और 2 यूनियन टेरिटरीज में है, यानी कुल मिलाकर के 523 लोकेशंस पे कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको भारत के अंदर मिल रहे हैं। सितंबर 2023 तक कंपनी के सेल्स एंड मार्केटिंग टीम में 741 इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, जो कि इनके पूरे के पूरे एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को 3 डिपो जिसके अंदर है और 617 डिस्ट्रीब्यूटर है इसको मैनेज कर रहे हैं। कंपनी हैज अ फ्लीट ऑफ 263 लॉजिस्टिक व्हीकल्स, यानी कि इनके पास अपने खुद के लॉजिस्टिक व्हीकल्स है जिसके माध्यम से एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को सर्व किया जा रहा है। अब फ्रेंड्स बात करें, कंपनी के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में है, जिसमें से कि 3 जो है प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और 3 जो है एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यानी कि बड़ी वाली जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो 3 है और 3 छोटी यूनिट्स है। प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो है इनकी नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र में है, और उसके बाद राजकोट में है गुजरात में है, और मोदासा गुजरात में। 2 यूनिट जो है गुजरात में हो गई और 1 यूनिट जो है नागपुर में है। और एंसिलरी जो छोटी यूनिट्स है वो राजकोट में है, 2 उसमें से राजकोट में है, एंसिलरी में से 2 राजकोट हो गई और 1 यूनिट जो है वो मोदासा गुजरात में है। तो कुल मिलाकर के ये गुजरात बेस्ड कंपनी, आप समझ सकते हैं कि 6 में से 5 यूनिट्स इनकी जो है वो गुजरात में ही लगी हुई है और 1 आपकी नागपुर महाराष्ट्र में लगी हुई है। अब प्लांट्स जो है इस तरह से लगाए गए हैं कि प्लांट्स आर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, मतलब रणनीतिक रूप से इनको लगाए गए हैं ताकि इजी तरीके से रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट किया जा सके। जैसे कि मोदासा फैसिलिटी जो है वो कन्वीनियंट एक्सेस करती है एसेंशियल रॉ मटेरियल लाइक पोटैटो, जो कि इनका की इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा विद रिगार्ड टू सप्लाई ऑफ नमकीन एंड स्नैक pellets, this facility being situated in Gujarat and close to राजस्थान, ताकि ये राजस्थान के आसपास के एरिया में है ये वाला प्लांट, तो राजस्थान को ये पूरा कवर कर दे रहे हैं वहां से ही। तो ये एक स्ट्रेटेजिक तरीके से ये प्लांट यहाँ पे बनाया गया है। राजकोट प्लांट की जहां तक बात की जाए तो वहां पे प्रोडक्शन होता है पापड़ का, रॉ स्नैक्स पेलेट्स का, स्पाइसेस का, सीजनिंग मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि कैप्टिव कंजम्पशन एंड अदर पापड़ का, एंड 3rd यूनिट जो है वो उसमें चिकपी फ्लोर बेसन प्रोडक्शन होता है। और अगर बात करें नागपुर वाले प्लांट की तो वो फिनिश प्रोडक्ट करता है मोदासा। फ्रेंड्स अगर बात करें नागपुर वाले प्लांट की तो वो भी फिनिश प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस करता है, और मोदासा प्लांट जो है वो डेडिकेट करता है प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स एंड रॉ पेलेट्स की भी। नागपुर बीइंग सिचुएटेड इन द सेंट्रल रीजन, देखिए नागपुर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंपनी के लिए, नागपुर या इंदौर, तो ये सेंट्रल रीजन है भारत का, एकदम मध्य होता है। तो इससे कंपनी जो है अलग अलग राज्यों में, जैसे कि यहां से माल चला जाएगा आपका झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र, यहां से आप कवर कर लेंगे। ज्यादातर कंपनियां देखिए इंदौर में और एफएमसीजी कंपनियां और उसके अलावा नागपुर में होती है। तो ये एक तरह से एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज यहाँ भी हो जाता है।
तो फ्रेंड्स, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझने के बाद कंपनी मुख्य रूप से एफएमसीजी कंपनी है, जिसके कि आपको 3 मुख्य वर्टिकल आपको मैंने बताए। अब आप एसेट्स की तरफ आइए। 31 मार्च 2021 कंपनी के पास थे 341 करोड़ 89 लाख, उसके बाद 399 करोड़ 72 लाख और 461 करोड़ 28 लाख। ये एसेट्स हो गए जिसमें कि लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और इस समय 30 सितंबर 2023 के समाप्त होने वाले जो छमाही था, उसमें था 434 करोड़ 54 लाख। तो कुल मिलाकर के आप ये एसेट्स अगर आप देखेंगे तो बोरिंग्स इसका मतलब घट रही है फ्रेंड्स। 138 करोड़ की बोरिंग 164 करोड़ बढ़ी, उसके बाद 106 करोड़ हो गई और बोरिंग्स जो है कंपनी ने घटाया। तो कंपनी का इंटेंशन यहाँ पे है बोरिंग्स को घटाने का, ये एक अच्छा आपको साइन कहा जा सकता है। रेवेन्यू की बात करें तो 1129 करोड़ की रेवेन्यू बढ़कर के हो जाती है 1356 करोड़ की। तो ये 2 साल में 21-22 में यहाँ पे अच्छा आपको जंप देखने को मिला। ये बैकग्राउंड जो है यहाँ पे कोरोना का आप ध्यान रखिएगा और उसके बाद ये नॉर्मल होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ नॉर्मल इसलिए भी है क्योंकि 2023 में भी यहाँ पर 1398-1400 करोड़ के आसपास कंपनी ने जो है सेल्स किया है। और इसको भी अगर आप डबल करेंगे 677 को तो करीब करीब 1350 करोड़ का यहाँ पर आपको आएगा। तो कंपनी अराउंड 1350 के बाद 1400 के आसपास का करोड़ का यहाँ पे सेल्स कर पा रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 21 करोड़, उसके बाद कंपनी ने जस्ट डबल किया 41 करोड़ और उसके बाद 3 गुना करने में यहाँ पे कंपनी सफल हो गई है। तो आप देख सकते हैं कंपनी अपने खर्चों को कंट्रोल कर रही है, रॉ मटेरियल के खर्चों को कंट्रोल कर रही है, सेल्स ऑलमोस्ट उतना ही है, लेकिन यहाँ पे आप पैट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 41 करोड़ से सीधे 112 करोड़, यानी कि 3 गुना के आसपास यहाँ पर हो गया है ये पैट मार्जिन। पैट की बात करें, मार्जिन नहीं, पैट। और 55 करोड़ इस साल है, 6 महीने का इसको आप डबल करेंगे तो फिर से वही करीब-करीब 110 करोड़ आएगा। तो साल 2023 और 2023-24 इसके परफॉर्मेंस में कोई ज़्यादा आपको यहाँ वृद्धि नज़र नहीं आ रही है। नेट वर्थ इस समय कंपनी का 346 करोड़ है, जो कि पिछले 3 साल पहले 135 करोड़ हुआ करता था और रिजर्व कंपनी के पास है 313 करोड़, 333 करोड़, जो कि 3 साल पहले 135.03 करोड़ था। आरओई की फ्रेंड्स बात करें तो ठीक-ठाक है, 15% प्लस 16.05%, आरओसीई 20% है। डेट इक्विटी रेशियो यहाँ पे कंपनी ने लगातार जो है अपने कर्जों को निपटाया है, तो 0.08, जो कि एक अच्छा साइन है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ 16%, प्राइस टू बुक 14 है, काफी ज्यादा वैल्यूएशन हाई है और 8.22 यहाँ पे पैट मार्जिन है। कंपनी के कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो हैं 2, एक है बीकाजी और दूसरा है प्रताप, यानी कि कंपनी ने हल्दीराम को यहाँ पे अपना कॉम्पिटिटर घोषित नहीं किया है। 5 रुपए का ईपीएस है बीकाजी का और 104 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मार्केट यहाँ दे रहा है। प्रताप का है 8 का ईपीएस और 137 का यहाँ पे पीई मल्टीपल है फ्रेंड्स, और अभी फिलहाल 9 के आसपास का ईपीएस चल रहा है। और अभी देखने वाली बात होती है कि मार्केट क्या रिस्पॉन्स करता है। कुछ और फाइनेंशियल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। एवरेज ईपीएस अगर बात करें लास्ट 3 साल का तो वो है 5 रुपए 90 पैसा। एवरेज रिटर्न ऑन नेट वर्थ लास्ट 3 साल का अगर बात करें तो वो है 29.7%। अब जो इंटरेस्टिंग चीज है पैट मार्जिन, केवल यही इंडिकेटर नहीं होता फ्रेंड्स, और भी चीजें होती हैं, जैसे आरओई आपने देखा कि 16% है। यहाँ पैट मार्जिन कंपनी ने लगातार सुधार किया, 2020 में किया 8% के ऊपर, उसके बाद थोड़ा सा गिरा, ये 7.43 हुआ, 22-23 में 8% हुआ, लेकिन 6 महीने 2022-23-24 के यहाँ पे ये लुढ़क करके आ गया 1.87%। तो इनपुट कॉस्ट यहाँ बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं और कंपनी ने यहाँ पर परफॉर्मेंस को बरकरार रखने में कंपनी सफल नहीं हो पाई। ज्यादातर एफएमसीजी कंपनियों की यही प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है, क्योंकि आप जान ही रहे होंगे कि महंगाई जो है बढ़ती चली जा रही है। प्राइस टू बुक की बात करें तो 14.4 है आईपीओ के पहले, और एनएवी जो इसका रहा 30 सितंबर को ये रहा 27 रुपए। FY24 की अर्निंग को एनुअलाइज अगर किया जाए 6 महीने के हिसाब से, तो आपको इस कंपनी का जो पी स्टैंड करेगा वो स्टैंड करेगा 44। तो अगर 100 के प्लस पे कंपनियां अवेलेबल हैं तो यहाँ 44 का पी तो सस्ता हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब कुछ जरूरी जानकारी आईपीओ के से संबंधित। 6 मार्च को ये आईपीओ खुलेगा और 11 मार्च तक चलेगा। फेस वैल्यू 1 रुपए, कोई स्प्लिट भविष्य में नहीं हो पाएगा। प्राइस बैंड 381 से 401 रुपए रखा गया है। लॉट साइज 37 शेयरों का है और टोटल इशू साइज है 650 करोड़ की। 650 करोड़ रुपए कंपनी उठाना चाहती है और ये इशू जो है ऑफर फॉर सेल है, पूरा का पूरा 650 करोड़ रुपए जो है वो प्रमोटर फैमिली को जाने वाला है, यानी किसी भी तरह से ये पैसा कंपनी के पास नहीं जाना है। तो अगर आप इस कंपनी में हिस्सेदार बनना चाहते हैं तो प्रमोटर की जगह अगर आपको आना है तब आप आ रहे हैं। कंपनी अपना विजन, अपना सब कुछ आपको बता रही है कि किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहती है। 38 रुपए का एम्प्लॉई डिस्काउंट है। इशू जो है बुक बिल्ट इशू है और एनएसई बीएसई पर ये लिस्ट होगा आने वाले समय। क्यूआईबी कैटेगरी में 50% रिजर्वेशन है।
रिटेल की बात करें तो 35% इनको दिया जा रहा है। एनआईआई एचएनआई कैटेगरी में 15%। अलॉटमेंट का बेसिस जो फाइनल किया जाएगा वो 12 मार्च को किया जाएगा। अगर आपको शेयर नहीं मिलेगा तो 13 मार्च को आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएगा आपके डीमैट अकाउंट में उसी दिन 13 मार्च को, और 14 तारीख को आईपीओ जो है वो लिस्ट होगा फ्रेंड्स। अब देखिए कैसे आपको अप्लाई करना है। रिटेल कैटेगरी में अगर आप केवल एक लॉट के लिए 37 शेयरों के लिए अप्लाई करेंगे तो लगाने होंगे 14,837 रुपए। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट के लिए 481 शेयरों के लिए आपको लगाने होंगे 1,92,481 रुपए। एस एच एन आई मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे 518 शेयरों के लिए 2,07,718। एस एच एन आई मैक्सिमम 67 लॉट के लिए 2,479 शेयरों के लिए अप्लाई करेंगे और उन्हें लगाना होगा 9,94,079 शेयर रुपए। और बी एच एन आई मिनिमम 68 लॉट के लिए लगाएंगे 2,516 शेयरों के लिए 10,08,916 रुपए। फ्रेंड्स, मार्केट में डिमांड की बात की जाए, ग्रे मार्केट प्रीमियम से थोड़ा सा अंदाजा लगता है। 4 मार्च को 401 रुपए का देखिए इसका हाई प्राइस बैंड है। 122 रुपए इसका जीएमपी मार्केट में चल रहा है। 523 रुपए यानी कि 30% अप यहां पर फिलहाल 4 मार्च के आसपास यहां पर 4 मार्च को इसकी चल रही है जीएमपी। तो फ्रेंड्स, फिलहाल ये जो कंपनी गोपाल स्नैक्स आपके सामने है, गोपाल स्नैक्स काम कर रही है कहां पे आप समझ गए, एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है। मुझे लगता है कि गुजरात में अगर आप हैं तो आपको जरूर इस कंपनी का स्वाद, इस कंपनी के प्रोडक्ट का स्वाद जरूर मिला होगा। और कंपनी गाठिया बेचने में काफी ज्यादा आगे है और 5 रुपए और 10 रुपए के पैक में कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है काफी ज्यादा पॉपुलर रहते हैं। कंपनी के पहले अगर सेक्टर की एनालिसिस की बात की जाए फ्रेंड्स, तो सेक्टर जो है खास करके अगर स्नैक्स सेक्टर की बात की जाए तो वो 10 to 12% का एनुअल ग्रोथ दिखाता है। और कंपनी का भी ये कहना है कि वो सेक्टर के ग्रोथ के बराबर ही ग्रो कर पाएगी लॉन्ग टर्म में। कंपनी जो है, अभी पहले हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं देखिए, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि 10 से 12% सेक्टर ग्रो कर रहा है और हम 10 से 12% ही ग्रो करेंगे। तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि अगर लॉन्ग टर्म का प्लेयर अगर हमें आइडेंटिफाई करना होता है तो हमको क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि कोई सेक्टर अगर मान लीजिए कि 10% प्लस ग्रो कर रहा है तो कंपनी को, कोई कंपनी जिसपे कि आप बेट लगा रहे हैं वो सेक्टर के ग्रोथ से ज्यादा ग्रो करे या 15% करे या अपने कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा कम से कम करे, तो उससे क्या होगा, उससे साफ साफ ये इंडिकेशन होगा कि आप अपने कॉम्पिटिटर का ना मार्केट शेयर जो है वो ले रहे हैं, क्योंकि आप सेक्टर ग्रोथ से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं प्लस आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। इसीलिए सेक्टर लीडर में रहने को कहा जाता है लॉन्ग टर्म में। प्लस अभी आपका जो विजन है वो है 10 राज्यों में अभी आप हैं और 2 यूटी में हैं। तो कंपनी ने कहा है कि वो अब अपना नेटवर्क जो अभी 10 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी में है इसको बढ़ाएगी और कंपनी चाहती है कि वो अपना विस्तार पैन इंडिया में करेगी। तो उसके लिए देखिए अभी बड़ा लंबा टाइम होरिजन कंपनी को करना होगा। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव और गोल कंपनी लेकर के चल रही है वो ये है कि कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको बढ़ाना होगा और उसके लिए देखिए चाहिए होता है पैसा। लेकिन इस आईपीओ में जो पैसा कंपनी के पास तो जाएगा नहीं, ये तो पूरा का पूरा ओएफएस है, वो प्रमोटर निकल रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आप आइए और आप कंपनी चलाइए। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है वो एक्सटेंसिव कैसे होगा और पैन इंडिया का किस तरह से कंपनी विस्तार करेगी, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। अब आप लोग जो कि केवल लिस्टिंग गेन के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। 30% प्लस का जीएमपी इस समय चल रहा है। आपको 6 तारीख को ये आईपीओ आ रहा है, 7 तारीख को इसका डिमांड ग्राफ देखना है। मुझे लगता है कि अगर 50% प्लस जीएमपी दिखता है तो इसमें यहां एटलीस्ट 20% प्लस टू 30% के ऊपर जो है यहाँ पे जीएमपी के आधार पे मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि आपको लिस्टिंग गेन होने की संभावना हो सकती है। बाकी अगर पोर्टफोलियो की बात की जाए तो इस तरह की छोटी कंपनियां जो कि एक प्रॉमिसिंग, वैसे तो कहा जा सकता है कि ये अपना रिटर्न देती रहेंगी लेकिन बहुत तेज गति से ये विकास कर पाएंगी कि ये आपको 50 टाइम्स या फिर 100 टाइम्स के हिसाब से आपको ग्रोथ दे पाए, ये डाउटफुल रहेगा क्योंकि कंपनी खुद ही सेक्टर के हिसाब से ही ग्रो कर रही है। और खासकर एक देखिए डिफेंसिव ये जो सेक्टर होता है ना, एफएमसीजी सेक्टर एक डिफेंसिव सेक्टर होता है, कोई बहुत बढ़ चढ़ के आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें कि एक छोटी कंपनी अगर आप देखना चाहते हो जो कि 5 से 10% के आधार पे या ज्यादा से ज्यादा 15% के आधार पे ग्रो कर सके तो उस आधार पे इस कंपनी को आप सोच सकते हैं।
तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि मैंने जो एनालिसिस की है उस आधार पे आपको एक ओपिनियन बनी होगी। बाकी कोई भी अगर आप एक्शन लीजिएगा तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर संपर्क करिएगा, उसी आधार पे आप कोई भी एक्शन लीजिएगा। ये वीडियो देखिए एक एजुकेशन पर्पज़ से ही मैंने बनाया है और इसे किसी भी तरह से आप ना लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो में क्या करने वाले इस कंपनी में क्या करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।